Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 3. ओके तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 3 यूनिट 1 का. ओके यूनिट 1 हमने जो स्टार्ट किया उसका नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. ओके इसका हमारा है लेक्चर नंबर 3. ओके तो ये इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे देखो, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला. एक्चुअल में क्या रहता है फिजिक्स के लैंग्वेज में, डायमेंशन का क्या मीनिंग रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. अगर डायमेंशंस नहीं रहेंगे तो हम कोई क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. इसलिए डायमेंशंस आपके फर्स्ट यूनिट में यूज इंक्लूड किया गया है. तो डायमेंशंस क्या रहते हैं, और इस डायमेंशन को मेजर करने के लिए देन उसका एक फार्मूला भी बनाया गया था. डायमेंशंस का अलग अलग डायमेंशन से उनके फार्मूलाज बनाए गए थे. तो इस तरह के टॉपिक हम लोग यहाँ पे आज स्टडी करेंगे. हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ देखा था, जो क्वांटिटीज़ देखे थे वो देखे थे. ओके कौन से टाइप्स होते हैं वो. अभी उन्हीं क्वांटिटीज़ को डायमेंशंस कैसे फाइंड करेंगे उनके, ओके और उनका डायमेंशनल फार्मूला कैसे होगा वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे. ओके तो फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. तो फर्स्ट स्लाइड इज डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला. तो देखो क्या है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है. तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इसका, देखो द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी. मतलब डायमेंशनल क्वांटिटी क्या रहता है, एक पावर्स है. मतलब हम पावर किसको बोलते हैं, अगर कोई भी नंबर है, यहाँ पे मैं अगर ए लिख देता हूँ, ओके इसके ऊपर अगर हम लोग ऐसा कुछ भी लिखते हैं, 1 लिखते हैं, या फिर हम लोग लिखेंगे, देखो इसको ए स्क्वायर बोलते हैं ना हम लोग, इसके ऊपर अगर 2 लिखा हुआ है, तो ये जो 1 और ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में क्या है, उसका पावर है. ओके इसी को पावर्स बोलते हैं. मतलब रेस टू बोलते हैं ना हम लोग, रेस टू या फिर ऐसा बोलते हैं A⁻², A⁻², इसको बोलेंगे. ओके तो ये जो ऊपर का पार्ट है ना, उसी को बोला जाता है पावर्स. ओके तो वही चीज़ है. तो ये डेफिनेशन में भी उन्होंने उसी तरह से दिया हुआ है. देखो क्या डेफिनेशन है, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेस्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी. मतलब ऐसे पावर्स उसके डायमेंशंस के कि जिससे वो फंडामेंटल क्वांटिटी एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है. ओके तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मतलब यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में फंडामेंटल क्वांटिटी का ही कोई भी कोऑर्डिनेट रहेगा. ओके और ये ऊपर पावर्स रहेंगे, तो वो एक्चुअल में किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को भी वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकती है. वो हम लोग आगे एग्जांपल जैसे देखेंगे ना, वैसे पता चल जाएगा. ओके तो ये एक्चुअल में डायमेंशन का डेफिनेशन है. डायमेंशन मतलब एक्चुअल में क्या बताएगा, उसका इजी लैंग्वेज में अगर बोले इसको इन शॉर्ट, तो उसको बोलेंगे कि वो एक तरह से उसका साइज बताता है. साइज शेप बोलते हैं ना हम लोग, उसी को बोलते हैं डायमेंशन. मतलब बोलते हैं ना किसी रूम का डायमेंशन अगर देखना है, तो पहले तो उसका शेप क्या है वो देखना पड़ेगा, वो स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगुलर है, फिर उसके हिसाब से उसका डायमेंशन बनेगा. मतलब उसका लेंथ ब्रेड्थ और वो है ना पूरा ऐसा उस तरह से उसका बनते जाएगा. ये देखो ये बॉक्स बनाया है, तो इसका लेंथ क्या है, इसका ब्रेड्थ क्या है, ओके ना, इस तरह से उसका फिर पूरा डायमेंशन बनेगा. ओके तो वही ये चीज़ देखो यहाँ पे अभी फर्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया गया है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, एरिया. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एरिया. तो एरिया का देखो फॉर्मूला है. तो एरिया यहाँ पे क्या कंसिडर किया हुआ है, रेक्टेंगुलर कंसिडर किया हुआ है. ओके ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है पर रेक्टेंगुलर कंसिडर करो. ओके तो रेक्टेंगुलर का जो एरिया रहता है तो वो कैसा रहता है, देखो अगर हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर अगर ड्रॉ कर दें, ओके तो कैसे दिखेगा. देखो पहले मैं ये ऊपर का निकाल देता हूँ ये सब. ओके अभी देखो यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है तो रेक्टेंगल देखो यहाँ पे इस तरह से, अगर ये रेक्टेंगल है, ये 1 डायमेंशन में ले लिया ऐसा. ओके ओके ये पूरा अभी रेक्टेंगल हो गया. ओके तो रेक्टेंगल का जो ये पार्ट है यहाँ से यहाँ का, ओके ये इसका लेंथ है पूरा. ओके ये पूरा लेंथ का पार्ट हो गया. और ये जो ऊपर यहाँ से जो यहाँ पार्ट है, ओके ना, ये पार्ट और ये पार्ट, ओके ये एक्चुअल में क्या है, उसका ब्रेड थे. ओके रेक्टेंगल का ये ब्रेड हो गया. तो ये रेक्टेंगल का पार्ट है. तो इसका अगर एरिया फाइंड करना है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ एक्चुअल में क्या है, एक तरह का, तो उसको हम लोग अगर हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, हमारे जो लेंथ है, मास है, टाइम है, तो उसमें अगर हम लोग उसको डिवाइड करें लेंथ और ब्रेड को, लेंथ क्या है एक्चुअल में, मास तो नहीं है, वो टाइम भी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक्चुअल में लेंथ ही रिप्रेजेंट कर रही है. तो इसलिए यहाँ पे हमने एल लिख दिया. और ब्रेड क्या है, ब्रेड भी अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में से हम लोग देखेंगे, जो हमने हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, ओके ना,
तो उसमें से अगर देखेंगे तो ब्रेड क्या है, ब्रेड भी कोई मास नहीं दिखा रहा है, टाइम नहीं दिखा रहा है, कोई इंटेंसिटी लिमिनस इंटेंसिटी टाइप भी नहीं दिखा रहा है, टेम्परेचर भी नहीं दिखा रहा है, तो वो क्या है, वो भी लेंथ में आएगी, तो इसलिए दोनों भी एल आ गए। ओके देखो एल इंटू एल यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है। ओके तो एल इंटू एल क्या हो जाता है, एल स्क्वायर हो जाता है ना, उसका स्क्वायर हो गया, डबल हो गया उसका, डबल नहीं बोल सकते, स्क्वायर है डबल मीन्स उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल हो सकता है, बट ये स्क्वायर हो गया उसका। ओके एल इंटू एल हो गया, एल स्क्वायर हो गया। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बनाते, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का एक अलग स्टाइल है, देखो वो देखो इस तरह के लिखते, एल एम और टी के फॉर्म में, मतलब एल रहेगा देन एम रहेगा और टी रहेगा। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, एम एल टी भी लिखा जाता है, कुछ जगह पे हम कभी कभी एम एल टी भी यूज़ करते हैं, एल एम टी भी यूज़ करते हैं, दोनों भी वैलिड है। ओके दोनों को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो एल एम टी अगर लिखते हैं ना, देखो एल एम टी और उसके बाद यहाँ पे ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट भी देना पड़ता है। ओके यहाँ पे ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट दे दो साइड में। ओके बीच में कोई कॉमा वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। ओके और इसके पावर से ना, पावर्स में एक्चुअल में उसकी वैल्यूज होगी, वही एक्चुअल में हमें पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी है। ओके हर एक क्वांटिटी के लिए अलग अलग रहता है वो। ओके सब क्वांटिटी कुछ क्वांटिटी के सेम भी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर कुछ जिस क्वांटिटी के लिए वो सेम हो गया तो इसका मतलब उसके यूनिट्स भी सेम हो जाते हैं। ओके तो वही चीज़ है। तो देखो एल एम टी, तो एरिया के लिए अगर हम लोग लिखे एल का, तो एल यहाँ पे एल स्क्वायर आ गया है, देखो एल स्क्वायर आ गया है, मतलब उसका पावर कितना यहाँ पे होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 2 पावर लिख दिया। लेकिन इसमें एरिया की क्वांटिटी में मास किसी भी तरह का नहीं है, मास की कोई क्वांटिटी नहीं है, तो इसलिए एम जो है वो पूरा 0 हो जाएगा। और जो टी है, टाइम का भी यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, तो टी भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके तो देखो यहाँ पे क्या आया है, देखो आंसर यही पे यही देखा है, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया इज L2। हम लोग स्क्वायर नहीं बोलते वैसे इसे, L2 ही बोलते, L2 M0 T0 ऐसे, मतलब बोलने के टाइम पे जब यूज़ करते हैं ना, तभी उसको स्क्वायर नहीं यूज़ करते, भले ही वो पावर है, पर हम लोग बोलने के टाइम पे क्या यूज़ करते हैं, L2 M0 T0 T0 ऐसे, नॉट भी यूज़ करते या फिर 0 भी यूज़ करते, तो L2 M0 T0 ऐसा बोलोगे तो और अच्छा रहेगा, या फिर M0 L2 T0 दोनों सेम है। ओके तो एरिया का डायमेंशन क्या हो गया, L2 M0 T0। ओके इस तरह से रहेगा। सेम थिंग अभी हमें वेलोसिटी के लिए देखना है। तो वेलोसिटी एक्चुअल में क्या चीज़ रहती है। ओके वेलोसिटी मतलब क्या रहता है कि कोई भी अगर व्हीकल कंसिडर करो, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा आपको विजुअलाइज करवाता हूँ। ओके तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको, अगर कोई भी व्हीकल कंसिडर करो, यहाँ पे अगर एक कार है, ओके इतनी अच्छी नहीं दिख रही, बट यहाँ पे कंसिडर कर लो ना इसको कार की जैसा। ओके इसका देखो यहाँ पे टायर्स, ओके ये ऐसे अभी कार है, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है। ओके इसका देखो पाथवे यहाँ पे, ओके उसका डेस्टिनेशन है यहाँ पे। ओके तो ये जो डिस्टेंस है पूरा, देखो ये कार ने यहाँ से स्टार्ट किया था, ओके यहाँ से यहाँ, तो ये पूरा इसका डिस्टेंस हो गया। ओके ये पूरा इसका डिस्टेंस है। ओके कार का इनिशियल पॉइंट है यहाँ, फाइनल पॉइंट है यहाँ। ओके तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इसका एक्चुअल में डिस्टेंस है, इसको यहाँ से वहाँ उतना कवर करने का। ओके और उसको कितना टाइम लगेगा, इसी को बोला जाता है वेलोसिटी उसकी। ओके स्पीड का भी ऐसा ही है। ओके स्पीड के लिए हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी के लिए बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके दोनों सेम ही क्वांटिटीज है, उस स्केलर वेक्टर फॉर्म में उसमें चेंजेस है, वो आपको अभी सिलेबस में नहीं है। ओके आगे रहेगा तो नहीं तो अभी नहीं है वो, ठीक है ना, तो उस पर ध्यान मत दो। लेकिन इतना समझ लो कि वेलोसिटी भी वही चीज़ रहती है, स्पीड भी वही चीज़ रहती है। हम लोग डे टू डे लाइफ में वेलोसिटी नहीं यूज़ करते, नॉर्मल जो नॉन साइंस बंदा है वो बोलेगा कि स्पीड, बट साइंटिफिकली वेलोसिटी हम लोग यूज़ करते हैं। ओके तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो एल है वो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम को हम लोग कभी भी कैपिटल डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, एल अपॉन टी। ओके तो टी अभी देखो यहाँ पे टी कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, अगर टी डिनोमिनेटर में तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो उसको यहाँ पे जो उसका पावर है वो माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो वो ऊपर -1 हो गया। तो हमारा एक्चुअल में ये आंसर है, डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, एल इंटू टी पावर -1। ओके ये एक्चुअल में ऐसा है, एल इंटू टी पावर -1। तो हम अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे वेलोसिटी का, तो वो एक्चुअल में क्या बन जाएगा, कैपिटल एम देन एल और टी ऐसे लिखते हैं। पहले देखो एल एम टी भी चलता है और एम एल टी भी चलता है, दोनों वैलिड है, ठीक है ना, कोई भी आप
आगे पीछे रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो m लिखा, तो m का देखो अभी ऊपर क्या रहेगा उसके, किसी भी तरह की मास वाली क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे, तो 0 लिख सकते हैं हम लोग। देन किसी भी तरह, देन l का देखो क्या है, l के लिए तो यहाँ पे l है, उसके देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 रहता है, क्या +1 रहता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, +1। और t है, t का देखो यहाँ पे क्या है, -1। ओके, यहाँ पे देखो t का -1 है। ओके, यहाँ पे अब दिख रहे हो t का -1 है। ओके, तो वो क्या लिख सकते हैं, अब हमने यहाँ पे t के लिए -1 लिखेंगे और इसको फिर स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, तो क्या हो गया, m0 मतलब m0 l1 t -1, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो वही चीज़ हो गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है m0 l1 t -1। ओके, और यहाँ पे देखो ये एक्चुअल में डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया, वेलोसिटी का। तो आपको पता चल गया कि वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होती है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं है। ओके, सिर्फ हमें फिजिक्स के फॉर्मूलेज मालूम होने चाहिए कि किस जो बेसिक फॉर्मूलेज है, कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगुलर का अगर एरिया देख रहे हो तो एरिया का फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए। देन वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ओके, वेलोसिटी अगर फाइंड कर रहे हो तो इस तरह से बाकी की जो क्वांटिटीज़ है उनके भी जनरल फॉर्मूलेज मालूम होना चाहिए, फिर उससे क्या हो जाएगा, फाइंड करना ईजी हो जाता है। ओके, एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी फाइंड करना और ईजी हो जाता है। जैसे आगे आगे जाके आगे हमें वेलोसिटी, जैसे एक्सेलरेशन अगर है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वहाँ पे हमें वेलोसिटी हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, वापस फाइंड नहीं करेंगे हम वेलोसिटी का। तो ये जो वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। ओके, वेलोसिटी की जगह पे। ओके, और फिर नीचे टाइम का रहेगा बस। ओके, इससे हम लोग तुरंत फाइंड कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्या है, लिखा है इन अबव इक्वेशन L1 m0 t पावर -1। देखो ये मतलब L1 m0 t -1 जो हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन था, इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन और फॉर्मूला, एंड 1 0 -1 आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो ये जो 1 0 -1 ये जो लिखे ना हमने LMT के फॉर्म में, ओके, LMT याद रखो यार, ये MLT याद रखो, कोई एक ही फॉर्म में याद रखो आप, बहुत ईजी जाएगा। तो आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। ओके, ये वेलोसिटी के डायमेंशंस है, और जो इक्वेशन है इसको बोला जाता है डायमेंशनल इक्वेशन या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला बोला जाता है। ओके, तो ये सब डायमेंशनल की चीज़ें। अभी हम बहुत सारे क्वांटिटीज़ यहाँ पे स्टडी करने वाले, सबका डायमेंशन हम लोग चेक करेंगे। ओके, क्या क्या रहता है। एक्चुअली डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपको मेन तो उसका फॉर्मूला आना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट रटने वाली भी चीज़ है कि कुछ कुछ जो रट भी रहते हैं डायरेक्ट, बट रटने से अच्छा है कि वो पढ़ लो। ओके, उसका फॉर्मूला एक्चुअली अंडरस्टैंड कर लो कि किस तरह से वो फाइंड किया जाता है, इससे बहुत ईजी हो जाएगा। कोई भी क्वांटिटी आ सकती है, आप फाइंड कर सकते हो उसको तुरंत। ओके, सो अभी नेक्स्ट देखते हैं, देखो फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर डायमेंशनल सिंबल्स। तो अभी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ये देखो LMT जो हमने लिखा वो एक्चुअल में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यूज़ करेंगे, भले ही कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी भी हो। अभी हमारा एरिया, वेलोसिटी, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ थे, बट हमने उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में लिखा था। तो हमें वहाँ पे लिखने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ही यूज़ करनी है, क्योंकि वो लिमिटेड है, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, मोस्टली उसमें से 3 ही यूज़ होती है, बस कुछ कुछ जगह पे अलग अलग यूज़ होती है। तो वही चीज़ है। ओके, तो देखो वो कौन से देखो, फॉर डिटरमाइनिंग द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी द फॉलोइंग सिंबल्स ऑफ यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूज। तो अलग अलग अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसके यूनिट्स भी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग उसका यूनिट्स भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज मालूम पड़ते हैं तो। ओके, तो देखो कैसा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या रहता है, उसके डायमेंशन सिंबल्स भी दिए गए। तो फंडामेंटल क्वांटिटी फर्स्ट क्या है, लेंथ है। लेंथ का क्या रहता है, कैपिटल L, और उसका यूनिट क्या रहता है, मीटर रहता है। देन नेक्स्ट है मास। मास का क्या है, इसका डायमेंशन सिंबल कैपिटल M, और उसका यूनिट रहता है किलोग्राम। देन नेक्स्ट है टाइम। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से, और इसका सिंबल रहता है सेकेंड, मतलब स्मॉल s रहता है, उसका यूनिट रहता है सेकेंड। ओके, ये एक्चुअल में इसका डायमेंशन सिंबल है कैपिटल T और यूनिट है सेकेंड। देन नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है उसको डायमेंशन सिंबल है कैपिटल K। ओके, मतलब केल्विन उसका यूनिट है, इसलिए और कैपिटल K लिखा था, और उसका यूनिट भी यही है, केल्विन है। ओके, और उसका डायमेंशन सिंबल K। देन इलेक्ट्रिक करंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये सब फाइंड करते हैं ना हम लोग, उस टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट वाली ये टर्म यूज होती है। ओके, LMT के साथ साथ। तो
इलेक्ट्रिक करंट जो है ना उसका एक्चुअल में क्या रहेगा, कैपिटल आई करके लिखना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है मतलब लाइट की इंटेंसिटी है, उसको एक्चुअल में कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे सीली मतलब क्या रहता है, वो कूलम रहता है। ओके ओके, देन कैंडेला बोला जाता है, उसका यूनिट जो रहता है उसको कैंडेला बोला जाता है। ओके, सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको मोल, डायमेंशनल सिंबल उसका मोल है। ओके, और यूनिट भी उसका क्या रहता है, मोल, दैट इज अ MOLE। ओके, मतलब कितने मोल्स उस एटम में एग्जिस्ट करते हैं वो उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, ये एक्चुअल में यूनिट है इसका। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ये मोस्टली नहीं यूज़ किया जाता। मोस्टली ये 3 लेंथ, मास और टाइम ज़्यादा यूज़ होते हैं। कुछ कुछ क्वांटिटीज़ में ये टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट भी यूज़ होता है। ओके, ये इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये बहुत कम यूज़ किया जाता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर डायमेंशनल सिंबल। हमने यहाँ तक का पार्ट हमने अभी तक कवर किया है। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वही इसके अलग अलग जो फॉर्मूलेज है वो हम लोग देखेंगे। तो वो है, देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कुछ क्वांटिटीज़ दिए हो गए, फिजिकल क्वांटिटीज़ है पहला कॉलम। देन सेकेंड कॉलम जो हमने किया है वो है, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला। देन थर्ड देखो इसका डायमेंशंस दिखाया गया। ओके, मतलब फॉर्मूला से हम लोग डायमेंशन कैसे लिखते हैं वो दिखाया गया। देन डायमेंशनल फॉर्मूला उससे कैसे फाइंड करेंगे वो लिखा हुआ है। और इसका लास्ट में ऐसा यूनिट दिया हुआ है कि एक्चुअल में ऐसा यूनिट क्या है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा यूनिट वैसा ही हो, कभी कभी कुछ कुछ साइंटिस्ट का क्या हुआ, खुद का नाम भी दिया गया है उस यूनिट के लिए। ओके, तो ऐसा यूनिट थोड़ा अलग भी रहता है कुछ कुछ इसमें केसेस में, वो देखेंगे हम लोग ना आगे आगे, पता चल जाएगा आपको। ओके, वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे तभी। तो देखो फर्स्ट क्या है, एरिया। तो देखो एरिया का तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया, लेंथ इंटू ब्रेड, मतलब एरिया यहाँ पे इन्होंने रेक्टेंगल का एरिया ही कंसिडर किया हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड। ओके, तो एरिया जो है तो वो उसका क्या आएगा, L इंटू एल, मतलब L⁻²। ओके, मतलब ओके L² हो गया। तो उसका फिर डायमेंशन भी हमने देखा था, ये MLT के फॉर्म में देखो डायमेंशन लिखा हुआ है m0 L² T⁻⁴। ओके, ये कि एक्चुअल में क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि L है ना, L का स्क्वायर, L का और यूनिट क्या रहता है, मीटर रहता है। और अगर यहाँ पे 2 है मतलब स्क्वायर है उसका, तो वो फिर यूनिट का भी स्क्वायर ही होता है, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये एक्चुअल में चीज़ है कि डायमेंशंस फॉर्मूला हमें मालूम है, डायमेंशन मालूम है, तो हम लोग यूनिट फाइंड कर सकते हैं उससे। जनरल यूनिट तो इजीली फाइंड होता है। फिर कुछ कुछ क्वांटिटीज़ के यूनिट थोड़े से अलग रहते हैं कि वो जनरल यूनिट के साथ साथ उसको एक अलग से यूनिट भी दिया रहता है, तो 2 यूनिट बन जाते हैं उसमें। एक्चुअल में दोनों का भी मीनिंग सेम रहता है। ओके, कोई भी लिखोगे ऐसा कुछ नहीं, तो फॉर्मूला बेस्ड भी यूनिट लिखोगे तो गलत नहीं होता है। ओके, तो वो चीज़ रहती है। तो अभी ये हो गया, एरिया हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम एक्चुअल में क्या है, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई। वॉल्यूम एक्चुअल में क्या रहता है, अगर हम लोग कोई भी बॉक्स ऐसा कंसिडर करो, उसके अंदर का जो एम्प्टी स्पेस है ना, ये पूरा स्पेस है उसके अंदर का। ओके, उसको ही बोला जाता है एक्चुअल में वॉल्यूम। इसके अंदर का जो स्पेस रहता है पूरा, इसको बोला जाता है वॉल्यूम। देन नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे, तो अभी उसका फॉर्मूला देखो क्या है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। ये तीनों के तीनों एक्चुअल में क्या है, एल से ही तो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, लेंथ से ही तो रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए एल इंटू एल हो गया, और इक्वल टू क्या बन गया, L³ हो गया। और L³ अगर हो रहा है तो देखो हमारे डायमेंशंस क्या बनेंगे, फिर मास तो कुछ नहीं है, 0 हो गया, टाइम भी कुछ नहीं है, वो भी 0 हो गया। लेकिन एल है, एल तो 3 है, मतलब क्यूब है एल का, तो इसलिए L⁻³ लिखेंगे। इसलिए m0 L3 T0, ऐसा इसका हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला बोल सकते हैं। और अब इसका यूनिट निकालना भी और इजी हो गया। अब पहले L² था तो यूनिट बन गया मीटर स्क्वायर, अभी L³ है तो यूनिट बनेगा मीटर क्यूब। ओके, इस तरह से इसका ऐसा यूनिट बन गया मीटर क्यूब। ओके, तो यही चीज़ है। अभी नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी एक्चुअल में क्या रहता है, तो डेंसिटी के पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो इसमें मास क्वांटिटी जो है वो एक्चुअल में फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसका ऑलरेडी सिंबल है, तो वो कैपिटल M हमने लिख दिया यहाँ पे। और जो वॉल्यूम है उसका हमने अब भी डायमेंशन फाइंड कर लिया है। देखो यहाँ पे ये केस में वो क्या है, देखो यहाँ पे तो वो क्या था, L3 था। ओके, यहाँ पे L3 है, देखो L3 लिख दिया। ओके, M/L3। तो लेकिन वो डिवाइड में है, मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में हो, तो उसको हमें ऊपर लेना पड़ेगा। ऊपर लेंगे तो क्या बनेगा, वो जो कैपिटल 3 है उसका माइनस हो जाएगा। ओके, -3 हो जाएगा उसका जो पावर है वो। तो ऊपर लेने के बाद देखो क्या बन गया, M1 हो जाएगा और L-3। ओके, T नहीं है तो T0 ही लिखेंगे। ओके, तो इसके हम लोग इसका अभी
एम का क्या रहता है, किलोग्राम रहता है, और एल का क्या रहता है, मीटर रहता है। तो मीटर को -c है, तो वो उधर लिखते टाइम भी वैसे ही लिखेंगे, किलोग्राम मीटर क्यूब। ओके, मतलब क्या रहता है ये, माइनस क्यूब। ओके, मीटर माइनस क्यूब बोलेंगे इसको। ओके, या फिर इसको हम लोग नीचे रखेंगे तो भी चाहे, यूनिट में हम लोग नीचे रखते हैं तो पॉसिबल है। मतलब क्या रहेगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं इसको। ओके, मतलब अगर हम लोग इसका ये भी लिखेंगे ऐसा, किलोग्राम, ओके, यहाँ पे अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ओके, या फिर मीटर क्यूब इनवर्स भी लिखेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, इनवर्स बोलते हैं उसको, मीटर क्यूब इनवर्स, या फिर पर मीटर क्यूब भी बोलते हैं। ओके, नीचे आ जाएगा, यूनिट में हम लोग नीचे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स भी ठीक है। ओके, माइनस लिखा हुआ तो इनवर्स बोलना पड़ता है। तो ये इसका यूनिट हो गया। देन नेक्स्ट क्वांटिटी जो है वो एक्चुअल में क्या है, स्पीड है। स्पीड का भी हमने अभी वेलोसिटी के साथ ही स्टडी किया था। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का भी फॉर्मूला सेम रहता है। ओके, बोलने के लिए खाली अलग है। देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम है और एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। मतलब जो डायमेंशंस जो बनेंगे ना वो एक्चुअल में सेम बनेंगे, L/T और L/T ऐसे डायमेंशंस बनेंगे। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी दोनों का सेम है, m0 L1 T⁻−1, इसका भी m0 L1 T⁻−1। ओके, तो इसलिए क्या हो गया, देखो अभी लेंथ है, लेंथ का क्या आएगा, मीटर आएगा, टी का क्या आएगा, टाइम का क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो सेकंड देखो यहाँ पे इनवर्स है, तो मीटर सेकंड इनवर्स बन जाएगा, या फिर इसको और हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ओके, मीटर पर सेकंड दोनों को भी ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड से। ओके, तो ये एक्चुअल में चीज़ हो गई है हमारी स्पीड और वेलोसिटी के डायमेंशंस। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, स्पीड और वेलोसिटी के डायमेंशन से हम बाकी क्वांटिटीज भी देखेंगे अभी एक एक। तो अभी फर्स्ट जो है, देखो अभी सिक्स्थ जो है हमारा वो है क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला याद करो, पहला क्या रहता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिवाइड बाय टाइम। ऐसा मतलब क्या, टाइम के साथ वेलोसिटी का कितना चेंज हो रहा है उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब हमारे अगर कोई कार जा रही है तो कार की अगर स्पीड उसके टाइम के हिसाब से उसकी अगर स्पीड बढ़ रही है तो हम लोग उस हिसाब से उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ओके, कि कितने अमाउंट में वो स्पीड बढ़ रही है, कितना चेंज हो रहा है उसमें, तो उसी को बोला जाता है एक्चुअली एक्सेलरेशन। इसलिए बोलते हैं ना, एक्सेलरेट करो, गाड़ी को एक्सेलरेट करो, मतलब क्या रहता है एक्चुअल में, उसकी वेलोसिटी बढ़ाना। ओके, बढ़ाना या फिर कम करना। ओके, कम करते तो डिस्लेशन रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन की खाली स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा उतना उसका एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा, ऐसे रहता है। ओके, इसलिए तो एक्सेलेटर का काम ही वही होता है कि वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाना। ओके, वेलोसिटी तो रहेगी, कंटिन्यूस स्पीड रहेगी, बट उसको इंक्रीज करते जाना का काम रहता है एक्सेलेटर का। ओके, तो यही चीज़ है इसका फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन देखो क्या है, L/T। देखो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए हमने क्या लिखा था, L/T लिखा था। देखो ये एक्चुअल में वेलोसिटी का डायमेंशन है L/T विथ डिवाइड बाय भी टाइम, नीचे भी एक टाइम ही है। ओके, तो अभी अगर ऐसी क्वांटिटीज रहेंगी तो क्या हो जाता है, कभी भी L/T है तो नीचे का जो रहता है ना वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है कभी भी। ओके, नीचे डिनोमिनेटर में। ओके, मतलब इसको अगर सिंप्लीफाइड वर्जन में हम लोग लिखना चाहे तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, देखो L/T लिखता हूँ, हाँ, और नीचे क्या है, एक स्मॉल t है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/t, ऐसा लिख सकते हैं उसको। अगर इसको मतलब ये अगर ऐसा फॉर्म है L/T अपॉन टी, अगर ऐसा फॉर्म है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं L/T इंटू 1/T। तो वो क्या बन जाएगा एक्चुअल में, L/T² बन जाएगा। ओके, तो यही चीज़ बनेगी यहाँ पे। तो ये यही लिखा है L/T²। ओके, L/T² देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो इसको फिर लिखने के टाइम पे इसके अगर डायमेंशंस लिखेंगे तो क्या होगा, m0 L1 T⁻²। ओके, तो T⁻² है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ओके, स्क्वायर इनवर्स भी बोल सकते हैं इसको, मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी बन सकता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका बन सकता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, लीनियर मोमेंटम। ओके, लीनियर मोमेंटम जो है, ओके, मोमेंटम ये क्वांटिटी क्या रहती है, तो इसका देखो क्या रहता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम एक्चुअल में क्या रहता है कि कितने मास में उसमें वेलोसिटी के साथ साथ उसमें कितना मास है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। ओके, कोई भी चीज़ अगर मूविंग कर रही है तो उसका एक पर्टिकुलर मोमेंटम रहता है। ओके, वो अगर मोमेंटम उसका अगर ख़राब हो जाए तो वो एकदम से कुछ ना कुछ गिर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, इस तरह से रहता है। ओके, तो मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो यहाँ पे लिखा है मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का देखो यहाँ पे L/T है, मतलब मास इंटू L/T। ओके, देन m1 L1 T⁻−1 है। ओके, यहाँ पे इसके डायमेंशन जो फॉर्मूला है जो क्या है m1 L1 T⁻−1 है। ओके, तो इसको हम लोग ऐसा यूनिट में कैसे लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम का यूनिट है। ओके, इसमें डायमेंशन फॉर्मूला क्या था हमारा, m1 L1 T⁻−1 था। ओके, मतलब क्या था, मास था किलोग्राम, देन मीटर, जो मास था वो किलोग्राम में लिखते थे। ओके, L था वो मीटर था। ओके, देन T जो है वो एक्चुअल में सेकेंड के लिए, तो सेकेंड इनवर्स हो गया। तो इसको हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो क्या है, फोर्स है। तो फोर्स में मतलब क्या रहता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का एक जनरल फॉर्मूला है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो इसमें इतना याद रखो कि जो कुछ भी हम लोग स्टडी कर रहे हो तो इसका फॉर्मूला में एक्चुअल में मालूम रहना चाहिए कि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, उस हिसाब से आप लोग इसको स्टडी कर सकते हो। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला था मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी हमारे पास मास तो डायरेक्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है तो हम लोग उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं मास, बट एक्सेलरेशन का नहीं मालूम हमको। तो एक्सेलरेशन कहाँ से दिखेंगे, यहाँ पे जो फाइंड किया था एक्सेलरेशन का वो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला उसका डायरेक्ट लिख सकते हैं L/T²। ओके, यहाँ पे आप यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हो ऐसे। अगर मास से एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन वेलोसिटी का जो था, तो वेलोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला था, वो ऐसा याद करके आप इसको यहाँ पे भी लिखोगे पूरा, तो भी वो कैलकुलेशन करके उतना ही बनेगा। ओके, तो ये देखो mL/T² बन गया। तो m डायरेक्ट 1 है, L भी यहाँ पे 1 है और T का -2 हो गया। ओके, तो इसलिए इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में यूनिट बनेगा क्या, देखो यहाँ पे यूनिट बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स बनेगा, या फिर सेकंड स्क्वायर इनवर्स बनेगा, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। बट वो भी एक यूनिट है, और कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने बड़े बड़े काम किए रहते ना, उनके नाम भी कुछ क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट के लिए देते। तो न्यूटन ने फोर्स क्वांटिटी फाइंड की थी, तो इसलिए उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको न्यूटन बोला जाता है, फोर्स का यूनिट है, इसको न्यूटन बोला जाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ओके, जो फोर्स का जो यूनिट रहता है उसको न्यूटन बोला जाता है। देन नेक्स्ट जो है इम्पल्स क्या चीज़ होती है, देखो यहाँ पे। तो इम्पल्स का भी एक स्पेशल फॉर्मूला है, वो है फोर्स इंटू टाइम। ओके, ये भी एक्चुअल में फोर्स जैसी क्वांटिटी होती है, बट टाइम के साथ इसको मेजर किया जाता है। ओके, तब इसलिए इसको इम्पल्स करके बोलते हैं। ओके, फोर्स इंटू टाइम। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या है, देखो mL/T² इंटू टी। ओके, तो आपको यहाँ पे ना फॉर्मूले सब याद रखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पे डायमेंशंस इजीली फाइंड कर सकते हो। तो फोर्स का जो है तो mL/T² है, जो हमने अभी फाइंड किया, देखो यहाँ पे mL/T², ये डायमेंशन पहले लिख देंगे, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई बाय टी करेंगे, तो क्या बन जाएगा mL, और ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, फिर नीचे एक टी बचेगा, तो mL/T हो गया। तो उसको लिखा ऐसा ही है m1 L1 T⁻1। ओके, तो वो एक्चुअल में क्या बन जाएगा, जो हमारा यहाँ पे देखो क्या बन गया था, m1 L1 T⁻2। ओके, -2 अगर रहता है तो न्यूटन बन जाता है। ओके, बट एक टी को हमने नीचे ले लिया क्योंकि हमें एक टी कम चाहिए। ओके, तो क्या बन गया वो, अगर ये एक टी को हम लोग अलग से निकालते हो, क्या बन जाए, न्यूटन सेकंड बन जाता है। ओके, तो इस तरह से ये यूनिट बन गया इसका, इम्पल्स का यूनिट। इन्होंने जो फोर्स की क्वांटिटी का जो यूनिट था उसी यूनिट को इन्होंने ऐसे बना दिया। ओके, देन नेक्स्ट जो है वो क्या बन जाएगा हमारा, वर्क देखो क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं या फिर डिस्टेंस भी बोलते हैं, दोनों भी चलता है। देन फोर्स का यहाँ पे यूनिट पहले डायमेंशन लिखा है, देन डिस्टेंस के लिए एल यूज़ करते हैं, तो वही होगा, मल्टीप्लाई किया तो कितना mL²/T²। तो यहाँ पे लिख दिया m1 L2 T⁻−2, यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे जो इसका यूनिट था वर्क का, वो क्या था एक्चुअल में, जूल। ओके, जूल एक्चुअल में इसका यूनिट था वर्क का। ओके, तो ये सब क्वांटिटीज़ यहाँ पे हमने अभी देखी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, वर्क, ये सब एक दूसरे पे डिपेंड करती है मोस्टली। ओके, फोर्स देखो, फोर्स का इम्पल्स में भी काम होता है, वर्क में भी होता है, तो इसलिए फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो याद रखना पड़ेगा। और फोर्स का फाइंड करने के लिए आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन का फाइंड करने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ओके, तो इसलिए कुछ क्वांटिटीज़ है जिनके फॉर्मूले अगर आप याद रखते हो तो ईजिली कोई भी चीज़ का डायमेंशन फाइंड करना ईजिली हो जाएगा। और डायमेंशन आ रहे हैं तो आप यूनिट भी इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके,
क्योंकि अगर आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो हमें यूनिट्स तो मेजर उस पर देना ही पड़ेगा ना। ओके, तो इसलिए यूनिट भी मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे जो 11th क्वांटिटी है वो हमने क्या, एनर्जी है यहाँ पे, एनर्जी। तो एनर्जी भी वर्क की तरह ही रहती है। इसमें एनर्जी में दोनों चीज़ें आती है, काइनेटिक एनर्जी भी रहती है और एक पोटेंशियल एनर्जी रहती है। काइनेटिक एनर्जी कब रहती है, जब भी किसी बॉडी अगर वेलोसिटी में है तो वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब चल रही है ऐसे स्पीड में, तो उसको बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी। ओके, मतलब मोशन में हो। और कोई चीज़ है जो रुकी हुई है एक जगह पे, ओके, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। उसमें अंदर पोटेंशियल भरा हुआ है इसलिए वो रुका हुआ है एक जगह पे। ओके, ऐसा बोलते हैं। तो दो तरह की ऐसे होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, मतलब हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर रहता है यहाँ पे। ओके, देन जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है एम जी एच रहता है। तो अभी हम लोग पहला काइनेटिक एनर्जी का स्टडी कर देंगे। ओके, कोई भी यूज़ करके चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। तो देखो हाफ का तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन मास और वेलोसिटी स्क्वायर इसका डायमेंशन बनेगा। तो इसका डायमेंशन कैसे, मास का तो कैपिटल एम आ जाएगा, बट वेलोसिटी स्क्वायर बताया यहाँ पे। तो वेलोसिटी का ऑलरेडी डायमेंशन है एल बाई टी, एल अपॉन टी रहता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर बोला है, मतलब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एल अपॉन टी का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे ये डायमेंशन बन गया है एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ओके, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे m1 L2 टी पावर -2 यहाँ पे। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। और जो ऐसा यूनिट है वो देखो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला से भी ऐसा यूनिट फाइंड कर सकते हैं। और वो यूनिट क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, ऐसा बन जाएगा। लेकिन इसको एक स्पेशल यूनिट भी दिया गया है जूल के इससे, वो क्या है, जे, कैपिटल जे। पावर, अभी नेक्स्ट क्या है, पावर। पावर का फॉर्मूला देखो क्या है, ये स्पेशल फॉर्मूला है पावर का, वर्क अपॉन टाइम। ओके, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क मतलब क्या, एनर्जी का और वर्क का ऑलमोस्ट सेम था, हमने देखा था। तो वो पहले उसका ही यहाँ पे हमने डायमेंशन लिख दिया। देखो यहाँ पे एनर्जी या फिर वर्क कोई भी है, दोनों का भी सेम रहता है। तो एम एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। ओके, एंड टाइम का जो है वो कैपिटल टी है, क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, तो अगर टी स्क्वायर है तो हमने बोला था नीचे की जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो टी क्यूब बन जाएगा यहाँ पे। ओके, तो एम एल स्क्वायर अपॉन टी क्यूब बन जाएगा। ओके, यहाँ पे टी स्क्वायर लिखा हुआ है पर एक्चुअल में टी क्यूब होना चाहिए। ओके, टी क्यूब होना चाहिए। तो इसलिए फिर हमारे जो क्वांटिटीज़ है वो क्या बनेंगे, m पावर 1 l पावर 2 t पावर -3, मतलब क्या हो रहा है m1 l2 t -3, इस तरह से बनेगा। ओके, तो एक्चुअल में पावर का हो गया। ओके, तो अभी ये इसका फॉर्मूले से भी हम लोग यूनिट बना सकते हैं। मतलब क्या बनेगा यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब इनवर्स। ओके, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ओके, लेकिन एक स्पेशल यूनिट भी दिया गया है, जैसे हमने देखा न्यूटन का नाम भी दिया था फोर्स के लिए, एनर्जी के लिए या फिर वर्क के लिए जूल का नाम मतलब जे लिखा था। और वैसे ही और एक साइंटिस्ट है उसका वैट है, वैट दिया था, जेम्स वैट बोलते हैं उसको, तो उसका नाम भी दिया गया था पावर के लिए। पावर का जो यूनिट है वो वैट है। आपके घर पे जो ट्यूबलाइट्स है वो है, उस पर वैट करके यहाँ पे मेंशन किया जाता है। वो वैट एक्चुअल में क्या यूनिट है, पावर का यूनिट है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, प्रेशर। प्रेशर क्या रहता है एक्चुअल में, प्रेशर बोलते हैं या फिर स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एफ अपॉन ए, मतलब क्या, फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स है किसी एरिया पे, कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, उस पर उसका प्रेशर डिपेंड करता है। ओके, तो फोर्स का देखो यहाँ पे लिख दिया हमने डायमेंशन एम एल अपॉन टी स्क्वायर। देन एरिया के लिए एल स्क्वायर था, वो था, तो दोनों देखो अभी मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, एम अपॉन एल स्क्वायर टी स्क्वायर रहेगा। ओके, नहीं एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो गया, एम अपॉन एल टी स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, एम पावर 1 एल पावर -1 टी पावर -2। ओके, और इसलिए क्या यहाँ इसका यूनिट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ओके, क्योंकि न्यूटन का हमने देखा था m1 l पावर -1 t पावर -1, ऐसा था ना कुछ, इस तरह से वो न्यूटन का यूनिट था। देखो यहाँ पे हमने देखा था, हाँ, m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। तो उसमें से अगर वो क्वांटिटी अगर बाहर निकल देते तो फिर बाद में जो बचेगा वो क्या रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअल में हमारे प्रेशर का यूनिट है। ओके, प्रेशर का ये यूनिट रहता है। नेक्स्ट क्या है, चार्ज। चार्ज करके भी क्वांटिटी है। चार्ज का क्या है, करंट इंटू टाइम है। ओके, तो इसका भी वैसे है, करंट के लिए हम लोग आई यूज़ कर रहे हैं, फिर टी यूज़ कर रहे हैं। तो आई जो है
तो यहाँ पे देखो ए लिखा हुआ है लेकिन ये आई मेंशन करो, कुछ कुछ बुक में ए भी मेंशन करते हैं, ओके, क्योंकि करंट का यूनिट एक्चुअल में एम्पेयर रहता है ना, तो इसलिए वहाँ पे ए भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आई यूज़ करो, ठीक है ना, ए मत यूज़ करो, मोस्टली आई यूज़ करते हैं हम लोग क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, तो आई यूज़ करो। देन इसका कूलम, कूलम करके ये भी साइंटिस्ट का ही नाम है, कूलम्स लॉ इससे बनाया था, तो ये कूलम, तो ये भी चार्ज के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स कितना है चार्ज पे, वो देखो क्या है m1L1 T⁻⁻2 अपॉन आई इंटू टी, जो चार्ज का देखो यहाँ पे बनाया था आई इंटू टी, ओके, करंट इंटू टाइम, तो इस तरह से था, तो क्या हो जाएगा टी और टी ऊपर अगर टी चला जाएगा ये तो T⁻⁻3 हो जाएगा, ओके, तो यही एक्चुअल में चीज़ यहाँ पे हो गया, देखो आई अगर ऊपर जाता है तो I-1 हो जाता है, वो ए की जगह पे आई कंसिडर करो, ठीक है ना, m1L⁻1 T⁻⁻3 I⁻⁻1 ऐसे कंसिडर करो, ठीक है, तो उसमें का क्या हो जाएगा m1L1 T⁻⁻1 है, वो एक्चुअल में न्यूटन है, तो बचा हुआ जो टी है T⁻⁻2 बचा है, और ये तो ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, कूलम बन जाएगा, ओके, मतलब क्या किया इन्होंने पहले देखो कूलम का जो फॉर्म था हमारा उसको यूज़ किया, ओके, चार्ज का, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बना दिया यहाँ पे, न्यूटन पर कूलम इनवर्स ऐसा बना दिया, ओके, न्यूटन का भी यूज़ किया और कूलम का भी यूज़ किया, तो न्यूटन का एक्चुअल में क्या था हमारा m1L1 T⁻⁻1 ऐसा था, ओके, और बचा हुआ जो था वो क्या था T⁻1 जैसा था और A⁻⁻1, तो वो एक्चुअल में यूज़ करके उन्होंने क्या बना कूलम का बना दिया था, तो यहाँ पे वो उस न्यूटन पर कूलम ऐसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बना दिया, ओके, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बना दिया। देन नेक्स्ट क्या देखते हैं अभी, देखो ये 15 क्वांटिटीज़ यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो अभी और 4-5 देख लेते होगे, 5-6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ हमने पोटेंशियल किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रहता है वोल्टेज बोलते हैं ना हम लोग उसको, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है वर्क अपॉन चार्ज, ओके, जो वर्क है वो, तो वर्क का यहाँ पे हमने डायमेंशन देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, चार्ज का यहाँ पे डायमेंशन वो है आई इंटू टी, ओके, तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते तो क्या बनेगा m1L2 T⁻⁻3 I⁻⁻1, ओके, तो इसका आप ऐसे ही फाइंड करते हो यूनिट, या फिर इसके लिए स्पेशल यूनिट भी दिया गया है, वो स्पेशल यूनिट है V, मतलब क्या रहता है वोल्ट, वोल्ट करके यूनिट है हमारे वोल्टेज का, या फिर पोटेंशियल बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका एक्चुअल में यूनिट है। देन नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट क्या है क्वांटिटी, वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी इंटेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो, ओके, तो उसके डायमेंशन पहले ले लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशन m1L2, मतलब ये जो डायमेंशन है वो यहाँ पे पहले लिख दो, ठीक है, m1L2 T⁻⁻3 I⁻⁻1, ओके, डिवाइड बाय डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या है कैपिटल L, ओके, ये एक्चुअल में क्या है कैपिटल L है नीचे, ओके, तो उसको वहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है m1L1 बन जाएगा T⁻⁻3 I⁻1 बन जाएगा, ओके, और ये एक्चुअल में अगर वोल्ट के फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या बन जाएगा ये वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, ओके, वोल्ट पर मीटर ऐसे क्वांटिटी क्रिएट हो जाएगी, ओके, तो ये देखो यहाँ पे आई के लिए माइनस लिख दो I-1, ओके, वहाँ पे माइनस रह गया होगा। देन नेक्स्ट क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या रहता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, ओके, मतलब कितना होता है रेजिस्टेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, इससे पता चल जाता है m1L2 T⁻⁻3 I⁻⁻1 अपॉन I, ओके, मतलब यहाँ पे क्या किया पोटेंशियल डिफरेंस का तो फॉर्मूला यहाँ पे था, देखो ये जो फॉर्मूला था वही यहाँ पे यूज़ किया, देन यहाँ से मतलब जो फॉर्मूला था वो लिया था, ओके, देन क्या किया हमने यहाँ पे डिवाइड बाय करंट भी लिख दिया, ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था, और फिर उससे हमें यूनिट मिल गया, वो क्या था ओहम यूनिट हमने यहाँ पे यूज़ किया, ओके, ये भी स्पेशल यूनिट बन जाता है यहाँ पे, बाकी फॉर्मूला से भी आप यूनिट फाइंड कर सकते हो, ओके, फॉर्मूला से यूनिट फाइंड करना भी इतना टफ नहीं रहता है, वो भी इजीली हो जाता है, जो हमने देखे अभी कुछ क्वांटिटी, बट डायरेक्ट यूनिट ही याद रखो, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना तभी वो लोग ये फॉर्मूला यूनिट नहीं पूछेंगे, वो लोग ऐसे यूनिट्स पूछेंगे, ओम जूल और ये केल्विन या फिर ये वोल्ट वगैरह ऐसे यूनिट ही रहेंगे सब, ओके, तो इसलिए ये डायरेक्ट यूनिट याद रखो, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है,
ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन था वो पहले लिख दो, देन एरिया का जो था एल स्क्वायर था वो लिख दो, दोनों को कंबाइन कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर जो बनेगा वो ऐसा रहेगा। ओके, और देन उसका जो हमारा यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स, ऐसा बनेगा। ओके, इसको एक्चुअल में मतलब क्या करना है आपको, जो कूलम का जो फॉर्मूला है ना उसके फॉर्म में पहले इसको एडजस्ट कर, कुछ क्वांटिटी कम पड़ रही है तो एक्स्ट्रा डाल दो, फिर उसको एडजस्ट भी कट भी कर दो। ओके, ऐसे फिर उससे आपको बन जाएगा ये पूरा फॉर्मूला, ऐसे ऐसे फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, ये देन नेक्स्ट जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ। ओके, तो फोर्स क्या रहता है M1L1 T⁻²। ओके, और करंट का क्या है I इंटू एल, ऐसे है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला इस तरह से, M1 लिख दिया, L से L कैंसिल हो गया। ओके, तो से L 0 ही हो गया और T-2 ही रहा, और देन I था वो अगर ऊपर जाता है तो -1 हो जाता है। ओके, और इसके लिए ये जो क्वांटिटी बन रही है अभी, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके लिए भी स्पेशल यूनिट है, वो यूनिट क्या बन जाता है, टेस्ला। टेस्ला ये भी नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, कैपिटल T से भी डिनोट करते हैं इसको, या फिर डायरेक्ट टेस्ला ही लिखते हैं। ओके, मोस्टली मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और अभी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ओके, एक्चुअली मतलब कितने अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है उस कम पर्टिकुलर एरिया में से, तो उसको फ्लक्स बोला जाता है। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी वही मीनिंग है उसका, कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, और या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में भी वही रहता है, कितने अमाउंट क्या उसमें से पास हो रहा है। ओके, देन मैग्नेटिक फील्ड रहती है इनटू एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या रहती है M1L0 T⁻², ऐसे है। ओके, इसका जो I इंटू -1, और ये हो गया इंटू, फिर यहाँ पे देखो एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़े तो L स्क्वायर बन गया हो गया, तो ऑलरेडी यहाँ पे L नहीं है। ओके, क्वांटिटीज रहेंगी, मल्टीप्लाई करेंगे, M1L2 T⁻², I⁻−1, इस तरह से रहेंगे सारे डायमेंशनल फार्मूलाज। ओके, और फिर उससे जो बनेगा यूनिट, यहाँ पे भी देखो स्पेशल यूनिट डाल दिया है वेबर। तो इतना याद रखो, देखो जितने भी स्पेशल यूनिट है ना इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि क्या बोल में आपकी जब क्वेश्चन पूछेंगे MCQ टाइप अगर क्वेश्चन रहेंगे, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें क्या रहेगा, यही दिया रहेगा मोस्टली। ये बाकी क्वांटिटीज नहीं ज़्यादा पूछा जाते, ये क्वांटिटीज जो रहते हैं ना, ओम, टेस्ला, वेबर, या फिर ये जूल हो गया, न्यूटन हो गया। ओके, वो सब वैसी क्वांटिटीज पूछी जाती है, फिर उसके CGS यूनिट भी पूछे जाते हैं। ओके, तो ये सब हमें याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ मतलब पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ है, ऐसे क्या बहुत क्वांटिटीज़ नहीं है। ऐसे तो फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारे, पर क्या होगा उसके कुछ क्वांटिटीज़ ही मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो एटलीस्ट याद रखना चाहिए। ओके, आपका बेसिक लेवल है तो बेसिक लेवल पे वो बेसिक क्वांटिटीज पूछेंगे, ज़्यादा टफ नहीं पूछते। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी क्वेश्चन बैंक है, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन लास्ट लेक्चर के हिसाब से भी डाले हुए, क्योंकि वह तब हमारा थोड़ा बाकी रह गया था, क्वेश्चन बैंक उसमें नहीं था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन बैंक में क्या क्या है, CGS मीन्स क्या रहता है, उसका फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, उसके लिए था। ओके, तो ये पहले का आंसर तो हमें पता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ओके, तो ये आंसर आएगा फर्स्ट का। देन सेकंड क्या है, MKS जो सिस्टम थी हमारी, ओके, हमारी यूनिट सिस्टम, तो क्या थी, मीटर किलोग्राम सेकंड। ओके, ये भी हो गया। देन थर्ड जो था वो क्या था, FPS, वो क्या था, फुट पाउंड सेकंड, बट जो पाउंड था वो P से नहीं हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, वो हम लोग LB से रिप्रेजेंट किया था। फीट जो था मतलब फुट बोलते हैं उसको, पाउंड और सेकंड, पाउंड के लिए LB यूज़ करते थे और S लिखते थे बाद में सेकंड के लिए। तो नेक्स्ट क्या है देखो, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स आर नोन एज। ऐसे कौन से फिजिकल क्वांटिटीज है जो एक्चुअल में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते मेजर करने के लिए, तो ऐसे हमारे जो 7 क्वांटिटीज थे उनको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये आंसर हो गया इसका। देन फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स आर कॉल्ड। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो अगर 2 या 3 ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज है उस पर डिपेंड करती है, जैसे हमने देखे अभी कुछ क्वांटिटी जो डिपेंड कर रहे थे दूसरे, इससे हम लोग फोर्स से कुछ बना रहे थे, कुछ वेलोसिटी कुछ एक्सेलरेशन से बना रहे थे, वो सब क्वांटिटीज़ को क्या बोला जाता है एक्चुअल में,
डिराइव्ड क्वांटिटीज बोला जाता है, क्योंकि वो दूसरे से डिराइव किया गया है ना, दूसरे से बनाया गया है, इसलिए उसको डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। जो फंडामेंटल है वो एक्चुअल में कैसे किंग की तरह है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है ना, वो बाकी के नॉर्मल पीपल की जैसा है कि उसको ना किंग की जरूरत पड़ती है, फिर उसको बाकी के भी जो बड़े बड़े लोग हैं उन सब की जरूरत पड़ती है, ऐसा। ओके, इस तरह से हो गया, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है। डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसे याद रखो। देन ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, जो टेम्परेचर है उसका ऐसा यूनिट, मतलब टेम्परेचर हम लोग मेजर किस में करते हैं, इंडिया में मोस्टली डिग्री सेल्सियस पे मेजर करते हैं, बट वो ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट जब हम लोग यूज़ करते हैं, जो साइंटिफिकली यूज़ करते हैं, वो एक्चुअल में रहता है केल्विन। ये एक्चुअल में ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का, कभी भी याद रखो। ये जो डिग्री सेल्सियस है वो एक्चुअल में सीजीएस यूनिट है। ओके, वो ये मत कंसिडर करो। ओके, डिग्री सेल्सियस कभी भी एसआई में मत लिखो। इंडिया में डिग्री सेल्सियस में ही मेजर किया जाता है हर जगह पे टेम्परेचर, बट ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा यूनिट हो। ओके, देन और कुछ क्वेश्चंस डाले हैं मैंने इसमें आज, तो भी कम है, नेक्स्ट इसमें और डालूंगा। ओके, द ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए भी एक यूनिट है। तो यूनिट क्या था हमारा, कैंडेला। कैंडेला यहाँ पे यूनिट है। देन नेक्स्ट क्या है, द ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमें मेजर करना है तो उसका ऐसा यूनिट रहता था मोल। ओके, मोल इसका ऐसा यूनिट है। ओके, देन नेक्स्ट क्या था, कैंडेला हो गया, मोल हो गया यहाँ पे। देन ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज, जो हमने देखा था यहाँ पे सर्कल ऐसा, अगर ये यहाँ पे ये ऐसा इसका एंगल हो गया, तो ये एंगल क्या ये अगर एंगल है ऐसा थीटा, तो इसका ऐसा यूनिट क्या रहता था, रेडियन। रेडियन से इसको मेजर करते थे। ओके, और द ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, अगर सॉलिड एंगल हम लोग कैसे करें, यहाँ पे अगर मैंने बोला था कि एक आइसक्रीम कोन कंसीडर कर लो ऐसा, अगर आइसक्रीम कोन है तो उसके अंदर का इतना अगर पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। ओके, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया था। तो वो सॉलिड एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, उसका यूनिट है स्टे रेडियन। स्टे रेडियन उसका यूनिट है। ओके, रेडियन और स्टे रेडियन याद रखो, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी। ओके, ये दोनों। बाद में नेक्स्ट क्या था, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना, जो स्पेशल यूनिट्स है वो पूछे जाते हैं मोस्टली, तो ये को यहाँ पे क्या पूछा गया है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स पूछा है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट हमने क्या देखा था, न्यूटन था। ओके, और देखो यहाँ पे सीजीएस यूनिट भी पूछ लिया, तो सीजीएस यूनिट भी याद रखो, वो हम लोग अभी नहीं देखा था, लेकिन वो भी याद रखो। न्यूटन जो कुछ कुछ का ही पूछते हैं, सीजीएस सबका नहीं पूछेंगे, वो फोर्स का, एनर्जी का ऐसा पूछेंगे। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट रहता है डाइन। ओके, DYNE। ओके, डाइन बोलते हैं इसको। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो इसके आंसर्स में टिक कर ले रहा हूँ। देखो न्यूटन हो गया, इसका डाइन हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, द यूनिट ऑफ एनर्जीज। एनर्जी का यूनिट क्या है, देखो एनर्जी का यूनिट एक्चुअल में होता है जूल। ओके, ऐसा यूनिट अगर कंसिडर करें तो जूल। अगर आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया हो ऐसा यूनिट फाइंड करो या फिर सीजीएस, तो इसका मतलब वो ऐसा ही रहता है, डिफॉल्ट केस में ऐसा है। ओके, ऐसा है मतलब स्टैंडर्ड यूनिट। तो अगर कुछ नहीं बोल रहे कि कौन सा यूनिट लिखना है क्या है, तो ऐसा ही लिखो कभी भी। ओके, कभी भी जो इसका सीजीएस मत लिखो, क्योंकि ये जो अर्ज जो क्वांटिटी है, ओके ERG लिखा है, तो एक्चुअल में क्या है, ये इसकी सीजीएस क्वांटिटी एनर्जी की, पर क्या है हमें लिखना है ऐसा है, ऐसा ही लिखा करो। तो नेक्स्ट क्या है, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल अगर फार्मूला किस करे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखो जो हमारे जो क्वांटिटीज थे ना, उसके किसी के भी ऊपर ऐसे ये नहीं दिख रहे। ओके, तो इसका आप डायरेक्ट लिख दो वेलोसिटी का, इसका आंसर देखो क्या आएगा, m0 ही आएगा। ओके, क्योंकि हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या था वेलोसिटी के लिए, L/T था। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, L/T ऐसा उसका डायमेंशनल था। ओके, L/T ऐसा था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, m⁻0 ही बनेगा इसका। ओके, m के ऊपर तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन l के ऊपर क्या बनेगा, 1 बनेगा, और t नीचे है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 बनेगा। तो ये क्या बन गया, L1T⁻−1। तो ये एक्चुअल में आंसर बनेगा इसका वेलोसिटी का, m0 L/1T⁻−1। तो इस तरह से याद रखो, ये डायमेंशनल फार्मूला है वेलोसिटी के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी टूडेज लेक्चर। हमने डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूलाज यहाँ पे देख लिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में और क्वांटिटीज देखेंगे कुछ, मतलब क्वांटिटीज मतलब हम लोग ये क्वेश्चंस दिखेंगे उसमें देखेंगे। ओके, सो आई होप you have cleared all these things about today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.